वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स और डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा पार्ट 2, यानी कि ये हमारा पार्ट 2 है और जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले मैंने एक जो आपका पार्ट था वो मैंने आपका पार्ट बना दिया है और ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज आप जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान रखा करिए, क्योंकि मैं वीडियो में बीच बीच में कहता हूँ, क्योंकि जो चीज लिखने से पॉसिबल नहीं होती वो चीज बोलने से होती है। क्योंकि अगर मैं सारा टाइम जो आपका है वो अगर बोलने से, जैसे कोई क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि मैंने वो क्वेश्चन बोल दिया और वो क्वेश्चन इसमें नोट्स में आपके नहीं है, तो आप क्या करिए, उसको मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनिए। तो सुनने से आपको क्या होगा, जब मैंने कोई चीज उसको रिंग बना दी और रिंग बनाने के बाद में जैसे मेरे पास अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है या बार बार लिखना पड़ता है, या हो सकता है मैंने जहां पर लिखा हो वो आपको दिखाई ना देता हो, इसलिए मैं वो रोक देता हूं ताकि आपको वो जो भी दिख रहा है वो बिल्कुल एकदम क्लियर लिखे और दिखे और एकदम जो मेरी वॉइस है, आवाज है, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो। तो इसीलिए अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को क्या कर देना, आपको बताइए, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जो लोग आज के समय में लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं वो भी इस चीज के, आपके भाई होंगे, बहन होंगे, कोई भी हो सकता है, तो वो उस चीज को क्या करें, देख सकता है, सुन सकता है और अच्छे से उस चीज को समझ सकता है, नोट्स भी बना सकता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सिर्फ फ्यूचर की बात होती है और किसी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी के लिए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस जो भी आगे वीडियो में डेली अपलोड करता है, तो हर क्लास के करता हूँ, 10 के भी हैं, 8 के भी हैं और 7 के भी हैं, हर क्लास के हर टॉपिक हर सब्जेक्ट, क्योंकि जो वीडियो है वो वीडियो बनाने में टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि वीडियो अब टाइम नहीं, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के बाद में फिर वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बनाने के बाद फिर अपलोड बहुत सारे होते हैं। तो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बचेगा नहीं, मतलब कहने का ये, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या चैप्टर छूट भी जाता है, मिस हो जाता है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना कि सर ये वाला मेरा चैप्टर छूट गया है और आप मुझे ये वाला चैप्टर बता दीजिए, तो मैं आपको वो वाला चैप्टर फिर से दोबारा उसके क्वेश्चन आंसर और वो चैप्टर दोबारा करवा दूंगा। मगर क्या करना है, वो चैप्टर को छोड़ना नहीं, सारे नोट्स बनाने, सारे प्रॉपर बनाने, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे या जब भी कॉलेज खुलेंगे तो आपको क्या करना है, वो जब देखे जाएंगे तो आपके नोट्स बने होने चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको फिर वहां क्लास में अपना रिवीजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ बच्चे घर पे वीडियो नहीं देखते हैं, आपको कोई चीज पढ़ाई जाएगी, आपका सारा मटेरियल पहले से ही तैयार होता है, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अब वो बात की बात है, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ा होगा, वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, ताकि आप वीडियो ज्यादा ज्यादा देखें। अब ये हमारा भारत का भौतिक स्वरूप पहला पार्ट बन गया था, ये पार्ट 2 है। अब इसमें हमने दो जो हमारे पठार थे उसको पढ़ लिया था, एक तो उत्तरी और दूसरा हमारा हिमालय। तो अब ये प्रायद्वीपीय पठार, इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो है क्या, मेज की, यानी जो मेज होती है, हमारी टेबल होती है, उसकी मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार होगा वो किसकी आकृति, जैसे पूछ रही कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना टेबल के यानी कि मेज के आकार की उसकी आकृति होती है, और वो क्या है, स्थल। जो पुराने क्रिस्टलीय यानी कि जो पुराने क्रिस्टलीय यानी जो पुराने क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलीय आगने तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दी कि शैलें कितने टाइप्स की होती है, शैलें कितने प्रकार की होती हैं। तो एक तो होती है आगन्य, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हो गई हमारी, सबसे पहले हो गई हमारी आगन्य, दूसरी हो गई अवसादी और तीसरी हो गई लास्ट वाली है रूपांतरित या कायांतरित। ये जो शैल है हमारी आग्नेय शैल है, इसमें क्या निकलता है, आग निकलती है, यानी लावा निकलता है। तो जब यहाँ पर मैंने वैसे आपको बता दिया कि जिसमें धातु मिले, मगर धातु किसमें मिलेंगी, हमारे आग्नेय में, अवसादी इसमें नहीं लिखा हुआ, अवसादी में मिलेंगी हमारी अधातुएं, धातु और अधातुएं इसमें हमारी मिलती, यानी कि आग्नेय में हमारी मिलेंगी धातुएं और अवसादी में मिलेंगी हमारी अधातुएं। तो इसको ध्यान रखना, आग्नेय यानी ये बना इग्नस से, यानी कि इसमें क्या निकलती है, आग निकलती है, रूपांतरित शैलों से बना है। पहले यानी दो क्वेश्चन हो गए, प्रायद्वीपीय पठार किससे मिलकर कैसी उसकी आकृति होती है, उसकी आकृति होती है मेज की, और वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिला हुआ किससे है, क्रिस्टलीय आगने तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो आपको इसको नोट कर लेना है। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। आपको पॉइंट
टू पॉइंट बनाने होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बनाना होता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था, यानी कि जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना भूमि है, वो क्या है, मरुस्थल, यानी कि उसको क्या हो रहा है, पठार, ये तो पठारी है, तो उसके जो भूमि के जब कह सकते हैं टुकड़े हुए थे गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना भूमि के, तो उसी के टूटने की, यानी कि उसका जो जैसे कह सकते हो पार्ट है वो टूट गया, अब्बा यानी प्रभावित हो गया, उसी के कारण क्या बन गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आपने देखा होगा बहुत सारी रिवर होती हैं, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है या बरसात होती है तो वो अपने सारे जो मिट्टियां हैं सॉइल इरोजन, यानी जिसको बोलते हैं हम मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, तो क्या होती है वो छोटी छोटी रिवर्स, जो बड़ी रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो छोटी नदियों को काट के ले जाती है, यानी सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह कटने शुरू हो जाती है, यानी कि जो उनका जो वहां की भूमि है, लैंड है, वो एक जगह से हटके दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जिससे हो जाता है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इसमें क्या है, इस पठारी भाग में जो ये पठारी भाग है, इसमें क्या चौड़ी तथा छिछली घाटियां, यानी जो छिछली यानी कि उसको बोल सकते हैं उथली यानी छिछली घाटियां हैं, और गोलाकार पहाड़ियां हैं। तो एक तो छिछली घाटियां और दूसरा गोलाकार पहाड़ियां हैं। तो चौड़ी भी हो गई, गोलाकार हो गई। तो अब किसी ने पूछ लिया कि इस पठार में कैसी पहाड़ियां मिलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है छिछली कम पाई जाती है, मगर गोलाकार और ये चौड़ी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है। तो इन पॉइंटों को आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भाई मैं कह रहा हूं भूल जाता, क्योंकि एक क्लास में आपको पता है 40 से 50 तक या 30 से 40 तक स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, मगर किसी की फर्स्ट आती है वो बच्चा होता है, सिर्फ एक स्टूडेंट होता है एक। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लास में 40 बच्चे या 35 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन बच्चों में से सिर्फ फर्स्ट किसकी आती है, फर्स्ट एक ही बच्चे की आती है ना, क्योंकि उसकी आती है क्योंकि उसने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए होते हैं, अपनी तैयारी रेगुलर की होती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें क्या करना, अपनी रैंक को बरकरार रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि हमें आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। मैं हट जाता हूँ, नोट करिए, क्योंकि मेरे हटने से इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैं हटूंगा नहीं तो आप नोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा। तो इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, यानी कि जो ये पठार है, इस पठार के कितने भाग हैं, इस पठार के दो भाग हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार, यानी कि एक हमारा है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है ढक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, यानी कि जो नर्मदा रिवर है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो हमारी नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में, तो नर्मदा रिवर हमारी कहाँ है, साउथ में, यानी कि ये नीचे को नर्मदा रिवर है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, अभी आपको नहीं दिखता होगा, जो मैंने नीचे एरो बना दिया है, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। जो हमारी नर्मदा रिवर है ये कहाँ है, साउथ में, यानी कि साउथ में, यानी कि नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी साउथ में क्या है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के उत्तर में, यानी कि ऊपर, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, यानी वह पार्ट मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, यानी मालवा का जो पठार होता है उसके अधिकतर पठार के, यानी कि जो उसके पठार हैं उसके भागों पर अधिकतर फैला रहता है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लें कि उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बिंद संकरा दक्षिण में, यानी जो बिंद संकरा होती है दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, यानी कि जो बिंद श्रृंखला है वो दक्षिण में सतपुड़ा, यानी कि साउथ में सतपुड़ा, ये पहाड़ियां हैं सब सतपुड़ा श्रृंखला जो हमारी है, सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली, यानी कि जो हमारा उत्तर, मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर पश्चिम आप समझ गए होंगे उत्तर पश्चिम किधर किधर होता है। तो अगर नहीं देखा तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर पश्चिम होता है, तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो पश्चिम में ये धीरे धीरे, यानी कि पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बुलई
तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। हम ये जो पढ़ रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये धीरे पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां, यानी कि जो ये क्षेत्र है वो एरिया है, तो इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। अब आपको इन नदियों के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक तो हो गई चंबल, दूसरी हो गई सिंध, तीसरी बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। वही मैं देखो कह रहा हूं बार बार, जो ये दक्षिण पश्चिम आ रहा है, उत्तर पूर्व आ रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या कोई भी कुछ दे दे, उत्तर पूर्व दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो मैंने इससे पहले आपको डायरेक्शन का एक वीडियो पहले बताया था कि किस तरीके से हम डायरेक्शन देखते हैं, तो आप वो जरूर जाके देख लें, आपको फायदा होगा उससे। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये पठार है हमारा, तो इस पठार को पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, जो पूर्वी हमारे विस्तार है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अववाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यानी कि इसके पूर्व में जो विस्तार होता है वो कौन, दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है, पठार को दर्शाता। तो आपको ध्यान रखना है, दामोदर हमारी जो रिवर है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि हमारा अभी कंटिन्यू बहुत बचा हुआ है, ताकि अच्छे से हमें वो चीज याद हो जाए। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, तो दक्षिण का पठार, यानी दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यानी जो हमारा नेक्स्ट अब आ गया दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार, इसको आप चाहे हेडिंग डाल लो चाहे कुछ भी कर लो, इसको वैसे हेडिंग ही डालो, दक्षिण का पठार। तो मैं एक सेकेंड रुक जाइए ना, मैं इसको सही कर लेता हूं आपको रेड मार्कर से, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। तो ये दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो हमारा दक्षिण का पठार है वो एक त्रिभुजाकार है, यानी कि हमारी ये ट्रायंगल त्रिभुजाकार है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व, ऐसे ही देखो बार बार ये आता रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, क्योंकि नहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो गए, क्योंकि उत्तर पूर्व में है। अब ये उत्तर पूर्व क्या होता है, डायरेक्शन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने लगातार वीडियो देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। में देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। यानी स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, किसे, दक्षिण के पठार को। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तीन श्रृंखलाएं हैं गारो खासी, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो तीन यानी जैसे जातियां हैं वो तीन श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, गारो खासी जाति, यानी कि ये हमारी तीन जातियां हैं, यानी गारो, खासी और बघेल। तो इसको आपको ध्यान रखना, तीन श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, ये हमारी जातियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। यानी कि जो इसके सिरे कोने हैं उसमें क्या है, पूर्वी पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। यानी कि दक्षिण के पठार के पूर्व में, यानी जो हमारा दक्षिण का पठार है उसके पूर्व में, देखो मैं बना देता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मगर आपको दिखता नहीं होगा नीचे, इसलिए मैं हटा दे रहा हूं इसको। तो पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, तो पूर्वी घाट के, यानी कि जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई, जो हमारे पूर्वी घाट है, या मैं फिर से आपको डायरेक्शन बताऊं इसलिए मैं कहता हूं बार बार आप पुरानी वीडियो देखा करिए। तो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी पश्चिमी जो घाट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर। अभी आपको जो ये चैप्टर है, जब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे
तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि वास्तव में ये चैप्टर जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखा करिए, इससे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली मृदा है, यानी कि जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी कि काली मृदा है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसकी एक विशेषता पाई जाती है काली मिट्टी की। तो इसमें जो उत्पत्ति हुई है, फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ है, तो वो ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इसको आग्नेय शैल कहते हैं। अब कैसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा एक्टिव, सक्रिय, डोरमेंट और वोल्केनो जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया सक्रिय, दूसरा हो गया हमारा विषुप्त और तीसरा हो गया हमारा शांत। यानी कि सबसे पहले हमारा सक्रिय आ जाता है, चाहे विषुप्त या शांत को आगे पीछे कर लो, उससे कोई हमारा दिक्कत नहीं। इटली का एंटेना इक्वेडोर में जो है, इटली का एंटेना आपको पता है कितना ज्यादा ब्रॉड है, कितना, क्योंकि वहां लगातार जो हमारी ज्वालामुखी है वो फटते रहते हैं। जब मैं आपको ज्वालामुखी का पूरा चैप्टर बताऊंगा तो उसमें डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे ज्वालामुखी फटते हैं। और उसमें क्या होते हैं? आग्नेय शैल, यानी कि ये हमारी क्या आग्नेय शैल। मैंने बता दिया कि इससे क्या मिलता है हमारा धातु। तो आग्नेय शैल इससे निकलती है आग, इसीलिए इसका नाम रख दिया आग्नेय। अब आता हमारा जो फोर्थ है मरुस्थल, ये हमारा आ गया मरुस्थल, यानी कि फोर्थ पॉइंट आ गया, यानी फोर्थ हेडिंग आ गई, हमारे 6 थे। अब आ गया फोर्थ पर भारतीय मरुस्थल, यानी कि भारतीय मरुस्थल। अब इस मरुस्थल में क्या है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है, यानी कि जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं उन पर क्या है? पश्चिमी किनारों पर थार, ये देखो थार मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टुब्बों से ढका है, यानी कि बालू होती है और यानी छोटी छोटी बालू होती है, तो उनके टुब्बों से ढका हुआ है कौन? भारतीय मरुस्थल। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा और रह गया, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और ज्यादा ज्यादा वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो आप लिख लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये एक तरंगित मैदान है, यानी कि जो एक हम इसको पढ़ रहे हैं भारतीय मरुस्थल, यानी कि ये क्या है? एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 यानी कि 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि इसमें 150 यानी कि 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला है वो है हमारा चेरापूंजी। तो चेरापूंजी माथेरान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि माथेरान चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, यानी कि जो हमारा ये शुष्क क्षेत्र है इसमें जो वनस्पतियां हैं, हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, तो उसमें क्या है? बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जो वर्षा होती है उसमें कुछ तरंगे दिखाई पड़ती हैं, सरिताएं दिखाई पड़ती हैं, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। उसके बाद यानी कि जो कुछ तरंगे, हल्की बूंद भी कह सकते हैं, जो बूंद टाइप की होती है सरिताएं, तो वो क्या होती है? बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण या से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि उनको पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। जब पर्याप्त जल उनको नहीं मिल पा रहा है तो जो वो हैं वो कहां पर? वही ऐसे ही बालू में विलीन हो जाती हैं और वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तो इन पॉइंटों को आपको क्या करना है? अच्छे से अपनी कॉपी पे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है? वीडियो देखना है। वीडियो नहीं देखोगे, अगर बाई चांस अब एग्जाम आ रहा है, ठीक है, एग्जाम आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन जो है वीडियो से भी, जैसे 2 क्वेश्चन आपको जो आपके क्वेश्चन आंसर दे दिए, आपके उसमें से डाल दिए, बाकी क्वेश्चन वीडियो में से डाल दिए, फिर आप कहोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं। इसीलिए कहते हैं हम कि वीडियो आप ज्यादा देखा करो, ताकि आपको वो सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए।
वीडियो को नहीं देखोगे, मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा, कोई फायदा होगा नहीं। आप बस अपने नोट्स बनाते रहोगे और वीडियो को नहीं देखोगे तो ऐसा ही होगा। फोन लगा लिया, इधर से नोट्स उठा लिए, उससे उठा लिए, इधर से कॉपी कर ली। तो जो चीज प्रॉपर भेजी जाती है उस चीज को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं, हर बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चा वही हमेशा होता है जो हमेशा अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखता है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लगातार वीडियो बहुत अच्छी, यानी कि जो भी उनका क्वेश्चन डाउट है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपकी क्लास में जितने भी, मैं हर क्लास में जाता हूँ, हर क्लास के बच्चे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के ले लो, चाहे आप हिंदी मीडियम के ले लो, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको देखो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उस पर भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बच्चे जो है मेरे चैनल पे किस तरीके से कमेंट करते हैं, किस किस जो है डिमांड करते हैं। आप तो चलो आपका जो भी हिंदी मीडियम का है, आप 10th में इंग्लिश मीडियम में जाके देखो और 9th इंग्लिश मीडियम में जाके देखो, वो बच्चे देखो इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपना कमेंट करके पूछते हैं कि सर कि और ये क्वेश्चन और कैसे होगा, और ये मैं आपका चैनल जो है बहुत देख रहा हूँ, आपकी वीडियो बहुत देख रहा हूँ, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें कि सर वीडियो आप लगातार बनाते रहिए, वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वीडियो हमें बहुत अच्छी पसंद आ रही है, क्योंकि आप जो वीडियो बनाते हैं हमसे, हमारे उससे कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाता है। हमें अदर बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और बुक्स पढ़ेंगे तो इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जो आप मेन पॉइंट लिखवाते हो उससे हमारा पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे और बहुत ज्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार लगातार बनाते रहना। और क्या है, ज्यादा ज्यादा वीडियो आप देखना। मिलते हैं, ये था हमारा पार्ट 2, क्योंकि इसके बाद में आएगा पार्ट 3, क्योंकि हम जो पार्ट है उसको आराम से एक एक करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो उस चीज को बनाते रहोगे, लिखते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।